बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? आप आज रात से मेडिसिन शुरू कर लीजिए, ठीक है? आपकी तकलीफ ज्यादा हो गई ना, कल तक आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज रात से स्टार्ट कर दीजिए और आज रात आपने 11 बजे या 10 बजे पिल खा लेनी और सोना है। कल सुबह 8-9 बजे से बेटा जरा कैमरा सेट करना हूं मैं, जरा 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे सेट करने में। जरा दोबारा ज्वाइन करता हूं। मामा जल्दी आ जाए, पापा ने क्लास रन की है। ये डब्बे कैसे उठाएंगे ना? नहीं है मुझे यहाँ पर। एक सेकंड इधर आ जाए भाई। क्या करें हम, क्या करें हम क्या करें? हम क्या करें? पागल बदतमीजी करती है और क्या करती है? चलो बाजी तो बाहर कैसे बैठेंगे बगैर ऐसे? क्या भाई जिसकी पता नहीं है मुझे। तुम चले जाओ मोटी पहले। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। बताइए, पिक्चर क्लियर आ रही है? आवाज सही आ रही है? ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, हमारा आज चैप्टर 14 का आखिरी टॉपिक है और वो है ट्रांसफार्मर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी ट्रांसफार्मर की नोट्स में कई हेडिंग्स हैं। अगर ये लॉन्ग में आए तो पूरा लिखना है, हर हेडिंग लिखनी है। और अगर ये शॉर्ट में आए तो जो सवाल वो पूछेगा वो कंसर्न हेडिंग आपने लिखनी है। बहुत आसान टॉपिक। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो तो उसके बराबर वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मोस्ट कॉमन एमसीक्यू है। कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। बेसिकली पहली बात यह है कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज। एसी माने ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जब वोल्टेज जो होता है, अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो या वोल्टेज को कम करना हो तो हम जो डिवाइस लगाएंगे वो ट्रांसफार्मर होगी। और ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती। काम कैसे करती है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी ये
हम कैसे बनाते हैं, तो इसकी डायग्राम समझा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं, डायग्राम ही कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, इसी में इसकी वर्किंग समझाऊंगा। देखें, हम एक आयरन कोर लेते हैं, कोर यानी हमारे पास आयरन, सॉफ्ट आयरन, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल सॉफ्ट आयरन, जो ओरिजिनल आयरन होता है, उसकी हम प्लेट्स लेते हैं, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कई प्लेट्स ऐसे जोड़ते जाते हैं, ऐसी कई प्लेट्स जोड़ते जाते हैं, तो हमें इस तरह का एक चौकोर सा 4 कोनों वाला एक आयरन कोर मिल जाता है। इसके एक तरफ हम करते हैं वाइंडिंग, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके दूसरी जानेब हम करते हैं वाइंडिंग, ये कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, आपको याद है कि म्यूचुअल जो हमने कल पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें 2 कॉइल चाहिए होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। लेकिन कल क्या हो रहा था कि कल जो कॉइल थे वो ऐसे रखे हुए थे, तो जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजरती थी तो वो बराबर वाले कॉइल में से भी गुजरती थी। याद आया? अब सवाल आपके जहन में आएगा, सर कि यहां तो फील्ड इसमें गुजर रही है, अब यहां इसकी फील्ड इसमें कैसे गुजरेगी? तो क्या होता है, सुने, ये जो हमने आयरन यूज किया है ना, आयरन, लोहा, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? ये क्या प्रोड्यूस हो गई, क्या इंड्यूस हो गई? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंड्यूस हो गई ना। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये लोहा यानी आयरन इसका गुड कंडक्टर होता है। यानी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर इंड्यूस होंगी वो यहां से गुजरती हुई जाकर इधर से भी गुजरेंगी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्या मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? कि इसमें जब करंट जनरेट होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, वो यहां भी गुजरेगी। अब अगर प्राइमरी कॉइल में करंट कम या ज्यादा हो, तो जब करंट कम या ज्यादा होगा तो ये जो ब्लू लाइन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो मैंने अभी फिलहाल एक ही लाइन दिखाई है, लेकिन ये एक नहीं है, बहुत सारी हैं, जगह कम है मेरे पास। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, अच्छा, आप कह रही हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कैसे करती हैं? बेटा लाइबा, ये बताओ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पहले बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है? हाँ या ना? है। क्या ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है? अच्छा, अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ,
तो नॉट से क्या निकलती हैं? क्या ये मैग्नेटिक लाइंस हैं? तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे ट्रेवल करती है? हवा में कर सकती है, लोहे में नहीं कर सकती। लोहा यानी आयरन ये तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, ये तो होता ही मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर लोहे को थोड़ी देर मैग्नेट की सोबत में रख दो तो थोड़ी देर के लिए ये मैग्नेट बन जाता है। आपने कभी शायद नोट नहीं किया हो या शायद किया हो, मैट्रिक में प्रैक्टिकल था। अगर आप किसी पिन को, कॉमन पिन को मैग्नेट में थोड़ी देर रखेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद मैग्नेट से अलग करोगे तो वो भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाएगी, दूसरी पिनों को अट्रैक्ट करेगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक मैग्नेटिक इफेक्ट है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां गुजर रही हैं वो हवा में नहीं है, वो अब लोहे के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन गई। तो ये जो मैग्नेट होता है ये इनका गुड कंडक्टर होता है, यानी ये रास्ता प्रोवाइड करता है कि भाई अलाउ करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अलाउ करता है कि इसके अंदर से गुजरे। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, आपके पास अगर सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक हो जो ब्लू कलर का टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज निकालो। जिनके पास बुक्स है वो टाइटल पेज निकाले। ऐसी डायग्राम नजर आएगी। ये देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो यहां से गुजरती हुई यहां जा रही हैं। ये बास किताबों, फिजिक्स की किताब के टाइटल पे ये डायग्राम बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। बास किताबों पे है, बास में टाइटल चेंज है। तो बेटा जैसे हवा में ट्रेवल करती हैं ऐसे लोहे में ट्रेवल करती हैं। मुझे एक बात बताओ, साउंड, मेरी आवाज हवा में ट्रेवल करती है, पानी में भी करती है, सॉलिड में भी करती है। तो ये भी मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये हर जगह स्टैब्लिश हो जाएगी। और मैग्नेट तो, और जो लोहा है, आयरन है, ये मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करता है बिकॉज ये अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। इसे कहते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल तीन तरह के होते हैं, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये आपकी बुक में नहीं है, मगर ये नस के टेस्ट में और ये एमकेट के डाउ के टेस्ट में आ सकता है सवाल। मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। डाई मैग्नेटिक ये वो मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक नहीं होते, चाहे कुछ कर लो, जैसे प्लास्टिक, जैसे ग्लास, जैसे वुड। ये मटेरियल डाई मैग्नेटिक है। ये मैग्नेट में रख लो या कुछ भी कर लो, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अलाउ नहीं करते। अच्छा लाइबा, आपने मुझसे ये सवाल किया कि मैग्नेटिक लाइन फोर्स कैसे ट्रेवल करती है। मुझे एक बात बताओ, कूलम, जब मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस कितना अलाउ कर रही है इलेक्ट्रिक लाइंस को, तो वो परमिटिविटी थी, ये परमिएबिलिटी है। तो ये जो आयरन होता है इट हैज हाई परमिएबिलिटी, इसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, यानी ये मैग्नेटिक लाइंस को अच्छा कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, एक मटेरियल हो गया डाई मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक नहीं होते, मिसाल आपको दी प्लास्टिक, रबर, शीशा, वुड। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये दरमियाने होते हैं। ये वो होते हैं जो बाई बॉन्ड मैग्नेट नहीं होते, मगर अगर इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, यानी मैग्नेट की सोबत में रखा जाए, तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं थोड़ी एनर्जी लेकर। आयरन बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लियर है। तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बाय बर्थ मैग्नेट होता है ये, बाय बर्थ। मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट ये बाय बॉन्ड मैग्नेट होते हैं, इन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक।
तो लोहा इस्तेमाल करने की वजह यह है कि लोहा पैरामैग्नेटिक होता है, इट हैज हाई परमेबिलिटी, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को गुजरवाता है, अच्छा पैसेज प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक लाइंस को। क्या मेरी बात आप लोगों के समझ में आई अभी तक? ओके, तो मेरा बेटा अब ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन डायग्राम समझा दी। दो चीजें होती हैं, आयरन कोर और कॉइल्स। कॉइल्स दो होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और ये कोर होती है। सवाल पूछेगा व्हाई आयरन कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, आयरन कोर क्यों यूज की जाती है? इसका रीजन नोट्स में इस टॉपिक को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, बिकॉज इट हैज हाई परमिएबिलिटी, यानी ये अच्छा पैसेज प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसलिए यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब प्राइमरी कॉइल में करंट अगर चेंज हुआ तो प्राइमरी कॉइल में गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा। वो जो फ्लक्स यहां चेंज होगा वो यहां पर भी चेंज होगा, और जब यहां पर फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन। ये इसकी वर्किंग है। वर्किंग समझ में आ गई बच्चों? वर्किंग समझ में आई? अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये आप कह रहे हैं कि ये एसी करंट पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। सुन लो ये बात एमसीक्यूज में आई हुई है। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। रीजन सुन लो क्यों नहीं करता। फर्ज कर लो ये एक डीसी वोल्टेज है, ये 5 वोल्ट है, ये डीसी है। डीसी डायरेक्ट करंट में वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, यानी करंट कम ज्यादा नहीं होता, फ्लक्चुएट नहीं करता। डीसी में सेल हमेशा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। लेकिन अच्छा, अब सर क्या इससे क्या होगा? करने दे कांस्टेंट। अबे भाई अगर मैं डीसी करंट इसमें डालूंगा तो करंट चेंज ही नहीं होगा। जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, तो डीसी पे काम ही नहीं करता, ये सुन पड़ा रहता है, बेकार है। हाँ, एसी में वोल्टेज 220 प्लस से 220 माइनस फ्लक्चुएट करता है, करंट कम से ज्यादा से कम से ज्यादा से कम, ऐसे मतलब वो करंट की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। एक सेकंड में 50 टाइम, 50 मर्तबा करंट कम ज्यादा कम होता है। तो करंट मुसलसल चेंज होता रहता है एसी में। जब करंट मुसलसल चेंज होता रहता है एसी में तो फ्लक्स मुसलसल चेंज होता रहता है, और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है इस वाले कॉइल में करंट इंड्यूस होता रहता है। फेराडे ने क्या कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये करंट एसी इसलिए देते हैं कि एसी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो ये चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इसमें से भी चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों के? नहीं, कि डीसी पर काम नहीं करता, एसी के लिए काम करता है। सही है? अच्छा जी, अच्छा आप सुने, अगर मैं फेराडे लॉ लगाऊं तो फेराडे कहता है प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बराबर होगी माइनस एनपी डेल्टा फाई पी अपॉन डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ टर्न, पी फॉर प्राइमरी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में, ये प्राइमरी कॉइल की ईएमएफ। सेकेंडरी कॉइल एनएस डेल्टा फाई एस अपॉन डेल्टा टी। क्या मेरी इस बात से मुत्तफिक है आप लोग? फेराडे लॉ
अच्छा, अब इनको डिवाइड कर दो, EP अपॉन ES माइनस NP डेल्टा फाई P अपॉन डेल्टा T माइनस NS डेल्टा फाई S अपॉन डेल्टा T, माइनस माइनस कैंसिल। बेटा बताइए मुझे, इसमें फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा या इसमें फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा? किस में फ्लक्स का चेंज ज्यादा है? लाइबा आसिफ, आपका जवाब हो गया गलत। दोनों में फ्लक्स का चेंज सेम है। एग्री, एग्रीड और नॉट एग्रीड? दोनों में फ्लक्स। अच्छा, लाइबा पूछ रही है क्यों? मेरा बेटा, मुझे गुस्सा आ रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ सुने मेरा बेटा, जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्या? बताओ। जो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा वही फ्लक्स तो इसमें से गुजरेगा, तो जब इसमें कमी आएगी तो इसमें भी कमी आएगी, जो इसमें चेंज आएगा वो इसमें चेंज आएगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा? क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरा बेटा, दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, इसलिए डेल्टा फाई प्राइमरी और डेल्टा फाई एस, ये पूरा का पूरा हो गया क्लियर। तो पता चला जी, क्या पता चला? पता ये चला कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज EMF का रेशो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के बराबर है। तो सर इससे क्या हुआ, इससे क्या मालूम हुआ? मैं मतलब समझाता हूं, सुने, मतलब समझे। एक ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, अप माने वोल्टेज बढ़ाना। मैं अगर चाहूं कि मुझे ज्यादा वोल्टेज मिले, यानी मैं अगर चाहता हूं कि सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा हो प्राइमरी वोल्टेज से, अगर मैं चाहता हूं तो मुझे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रखने पड़ेंगे। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि आपको अगर वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा रखें, यानी अगर आपको सेकेंडरी वोल्टेज डबल चाहिए, प्राइमरी के वोल्टेज से डबल चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से डबल रखें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये फार्मूला बताता है कि स्टेप डाउन, यानी अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज कम मिले, कम कैसे मिले? जैसे कि हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है, अब हमारे घर में जो प्लग है, जो पावर जो सोर्स है, वो 220 वोल्ट दे रही है। मुझे 220 वोल्ट अगर मैं डायरेक्ट मोबाइल में दूंगा तो मोबाइल उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको जब हम पिन लगाते हैं तो वो पिन का कनेक्शन अंदर मोबाइल चार्जर के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, डाउन करता है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए हो, यानी अगर तुम चाहते हो कि वोल्टेज सेकेंडरी का कम हो जाए प्राइमरी से, तो सेकेंडरी टर्न्स कम रखना प्राइमरी से। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, आपके पास नोट्स मौजूद हैं?
नोट्स मौजूद हैं, जरा आ जाइए पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पर ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन लिखी हुई है, निकालें। और ये पूरा पेज रीड करें, जो कुछ मैंने बताया वो सब यहां समझा दिया। एक दफा मेरे कहने पर 1 मिनट दे रहा हूं, रीड कर लें। यहां से शुरू करेंगे, ट्रांसफॉर्मर, और ये जो टाइप्स है यहां तक पढ़ लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं ताकि कोई सवाल हो तो पूछ लें। जी बच्चों, पढ़ लिया, गुड। तो जो बातें मैंने यहां समझाई वो नोट्स में मिल गई एज इट इज, एग्रीड? ओके। अच्छा, एक एमसीक्यू के हवाले से एक बात समझाने जा रहा हूं, याद रखना। अगर आज हमारे पास टाइम नहीं हुआ और न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते करेंगे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल। परेशान नहीं होना, जल्दी जल्दी नहीं करूंगा, लपेटूंगा नहीं। सुने मेरी बात गौर से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हमें वोल्टेज ज्यादा करना है, ज्यादा चाहिए। एग्रीड और नॉट? वोल्टेज ज्यादा चाहिए, स्टेप अप में वोल्टेज ज्यादा चाहिए। हाँ, अब आगे सुनो मेरा बेटा, जब मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए है तो मैं स्टेप अप बनाऊंगा ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, नंबर ऑफ टर्न मैं ज्यादा रखूंगा, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। मगर जो समझने वाली बात है वो सुनो, वोल्टेज तो ज्यादा मिलेगा मगर करंट कम मिलेगा, करंट कम हो जाएगा। जी, करंट क्या हो जाएगा? कम। पूछो क्यों? ओके बच्चे, आप लोग पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं। देखो बेटा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पता है ना मेरा बेटा? असल में यह है पावर, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है, मानते हो या नहीं? चैप्टर 14 में है लेकिन रिड्यूस सिलेबस में नहीं था, ये समझा रहा हूं। अब अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि पावर इज द एनर्जी का रेट, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्व रहती है मतलब पावर भी कंजर्व रहती है। तो पावर कंजर्व रहती है यानी पावर कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं एक तरफ वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट पावर यानी सेम रहेगा।
पावर सेम रहे। जी बच्चों समझ आई कि नहीं? नहीं समझ आई? अरे 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 अरे, अच्छा किसी के समझ में आई या किसी के भी नहीं आई? ओ हो, किसी की भी समझ में नहीं आई। ओके, मैं हूं ना, मैं घबराना नहीं है आपने, बस घबराना नहीं है। देखो मैं बताता हूं, सुने भाई, फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज है, ये करंट है। अच्छा वोल्टेज को ऐसे कर लो, वोल्टेज 2 वोल्ट, करंट 100 एम्पेयर, सही है। बताओ बताओ प्राइमरी पावर कितनी आई? एग्रीड और नॉट? मान गए? अब आगे सुनो, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर की पावर है 200 वॉट। मैंने चाहा कि वोल्टेज 2 से 4 हो जाए, वोल्टेज 2 से 4 हो जाए, वोल्टेज डबल हो जाए, स्टेप अप, वोल्टेज डबल, स्टेप अप, वोल्टेज डबल, हो गया डबल, हो गया। जब वोल्टेज डबल हो जाएगा तो करंट आधा हो जाएगा, 100 का आधा 50, अब 54 ना। इसका मतलब है जो पावर हम देंगे प्राइमरी को वही तो सेकेंडरी से लेंगे, पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। पावर का मतलब है रेट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी डालेंगे उतनी एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी बढ़ थोड़ी सकती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो बेटा पावर जो पहले थी प्राइमरी की वही पावर सेकेंडरी की है, पावर यानी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, और वोल्टेज कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। अब समझ आई मेरी बात कि नहीं? तो मेरा बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लाइबा आसिफ मेरा बेटा, वो जो ओहम लॉ है वो ओनली फॉर कंडक्टर्स है। किसके लिए? ओनली फॉर कंडक्टर्स, के कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट बढ़ेगा। ये इंडक्शन है, कंडक्शन नहीं है। जितनी मेरा बेटा ई और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर यानी ओहमिक डिवाइस, कि मैं अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि यहां एक वोल्टेज है, यहां एक करंट है। जब मैं यहां पर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मेरा बेटा जो एनर्जी मैं इनपुट पे दूंगा वही एनर्जी आउटपुट पर मिलेगी ना। तो एनर्जी माने पावर, तो जो पावर प्राइमरी की है, जो पावर मैं प्राइमरी में डालूंगा वही पावर मैं सेकेंडरी से लूंगा, तो पावर सेम रहेगी। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, मगर दूसरी जानिब करंट कम हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मेरे पास एक और दलील है समझाने की।
सिर्फ तुम बताओ कि समझ आया कि नहीं। दलील मेरे पास एक और है। समझ आ गया, मगर मैं एक और बात बता के रहूंगा। अब तुम लोगों ने मुझे छेड़ दिया है। सुनो, ये बताओ स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, मानते हो? सुनो, पहले में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, पहले में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, करंट ज्यादा है। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा। तुम कहो क्यों? तो मैं बताता हूं क्यों। बेटा, मेरे पास 100 टॉफियां हैं मेरे पास 100 टॉफियां हैं, मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, मैं वो 100 टॉफियां 5 बच्चों में बांटूंगा तो हर बच्चे के हिस्से में 20 टॉफियां आएंगी। लेकिन अगर बच्चे की तादाद बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो वही 100 टॉफियां मैं 10 बच्चों में बांटूंगा तो अब हर बच्चे के हिस्से में टॉफियां आधी आएंगी। पहले 20 आ रही थी, अब 10 टॉफियां आ रही हैं। तो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो जो यहां पर जो करण यहां 5 टर्न्स के पास है, वो करण वहां 20 टर्न्स के पास होगा, तो एक टर्न में करंट कम हो जाएगा। समझ आई? तो इसलिए फाइनल करंट कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाता है ना करंट। अब समझ आई बात, लॉजिक या नहीं? जी क्लियर हो गई बात? चलो हो गई क्लियर, लेकिन क्लास भी खत्म होने वाली है। मैं देखता हूं कितना टाइम है। बस क्लास का टाइम खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर मेरा इरादा था खत्म कराने का, खत्म नहीं हुआ। ये किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी क्लास, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आज आधा हिस्सा ट्रांसफार्मर समझा दिया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको इसकी एफिशिएंसी बताऊंगा, पावर लॉसेस बताऊंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा इंशाल्लाह। क्लियर है बेटा यहां तक? जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।